अगर जमाना खिलाफ है मेरे तो होने दो, जान थोड़ा ही है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ा ही है, मुझे पता है दुश्मन भी कम नहीं है मेरे, पर आईटी की प्रिपरेशन के लिए पीडब्ल्यू जैसा मंच दूसरा थोड़ा ही है। और दुश्मन का मतलब क्या है? दुश्मन का मतलब है आपका डिमोटिवेशन, आपका अनसेटिस्फैक्शन, और आपको उसी पैनिकनेस को दूर करने के लिए, डिमोटिवेशन को हटाने के लिए, आपकी सारी हताशाओं को मिटाने के लिए मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे रफ्तार बैच के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें तुम्हें धमाकेदार मजे आने वाले हैं, जिनका नाम होगा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देखिए, मैं आपको एक बात बोल देता हूं बेटा, मैंने आपको वादा भी किया था लास्ट वाले चैप्टर में कि एक एक टॉपिक ऐसे फिंगरप्रिंट पे कराऊंगा ना कि तुम लोग सोचोगे कि पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं लगे थे सर जो आज लगेंगे। ठीक है, बस आप लोगों को एक काम करना है, जिस तरह से आपने एक आदत बना ली है कि जो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं और उन क्वेश्चंस के आप कमेंट जो है नीचे छोड़ते हो, तो बेटा जी उनके आंसर आपको देने हैं, जिससे आप मुझे पता लगेगा कि तुम लोग सही लाइन पर सही तरीके से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पहले मॉडल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा जी थॉमसन्स मॉडल। और थॉमसन्स मॉडल के बारे में मैं आपको बता दूं किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस किस टाइप के नहीं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं थॉमसन मॉडल की, तो ये याद आपको 2 मिनट में हो जाएगा, इसकी कमियां आपको 2 मिनट में पता लग जाएगी। पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जिस तरह से आईआईटी में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें कहा गया है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट थॉमसन मॉडल। कहने का मतलब क्या है कि 3 स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट होगी, एक इनकरेक्ट होगी, तो भाई आपको पहचानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानना है कि थॉमसन बाबा ने क्या क्या स्टेटमेंट दी थी एटम के लिए। जरा देखिए, यहां पर मैंने आपको एक फोटो दिखाई है मेरे बच्चों कि जिसमें एक तरफ मैंने एटम बोला है और दूसरी तरफ मैंने वाटरमेलन माना हुआ है। ठीक इसी प्रकार जो थॉमसन बाबा थे उन्होंने भी एटम को एक वाटरमेलन की तरह ही मान लिया, और उन्होंने सोचा कि जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर ये जो रेड पार्ट होता है, रेड पार्ट, वैसे ही एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज भी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तुम मुझे बताओ ये बात सही थी कि गलत थी? आप कहोगे सर थॉमसन ने ऐसा कहा था, थॉमसन ने ऐसा कहा था, यह बात सच है, पर यह बात वास्तविक यानी रियल एटम के लिए गलत है। ठीक है, ये उसकी एक लिमिटेशन बन गई कि स्टेटमेंट तो दी लेकिन गलत थी, क्या करें। चलो आगे। उनको ऐसा लगता था कि जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर ये जो सीड है, जो बीज है, धसे हुए काले काले पीले पीले है ना, पीले नहीं होते काले ही होते नालायकों, तो ये जो काले काले होते हैं, तो जिस तरह से ये बीज धसे हुए हैं, वो मानते थे कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भी ठीक उसी प्रकार धसे हुए हैं। आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी ने रोका नहीं है, रुकते नहीं है वो, किसी के कोई नहीं रोक सकता उनको। समझ में आई बात? कोई पुलिस ट्रैफिक नहीं रोक सकता, कोई फौज नहीं रोक सकती, किसी के कोई पिताजी नहीं रोक सकते उनको, वो मूव करते रहते हैं। और इन्होंने क्या मान लिया? फिक्स है जी। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी इनकी क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई। फिर मैं आपको बता दूं कि एक स्टेटमेंट और इन्होंने दी थी, उन्होंने बोला था द मास ऑफ एन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। इनको लगता था कि जो एटम का मास है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर आप लोग जानते हैं कि रियल एटम के अंदर जो मास होता है वो जनरली उसके न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड रहता है, और बाहर जो है वहां पर मास लेस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे ही कंसिडर नहीं करते। 3 स्टेटमेंट तो इन्होंने दी और तीनों स्टेटमेंट इनकी लिमिटेशन बन गई, गलत स्टेटमेंट प्रूफ हो गई। अब चौथी स्टेटमेंट इन्होंने क्या दी? इन्होंने कहा कि पता है एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी एटम न्यूट्रल है। और बस इसी बात के लिए क्लैपिंग हो गई और उस साल इनको नोबेल प्राइज मिल गया, खतरनाक तरीके से। इस मॉडल पे उनको जो है नोबेल प्राइज मिल गया, क्योंकि जब हमें कोई बात का पता नहीं होता ना, उसके बारे में कल्पना करना, उसके बारे में विचार देना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है मेरे बच्चों। क्या स्टेटमेंट है जरा मैं आपको बता देता हूं। पहली स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी पड़ेगी, फिर मैं आपको लिमिटेशन के बारे में बताऊंगा भाई। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? थॉमसन
assumed an atom is like a watermelon. ये बात ध्यान रखेंगे. दूसरा पार्ट, he assumed या he assumed that the mass of, मास के बारे में बताइए भाई क्या बोला था इन्होंने बोला था कि जो मास होगा एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि गलत बात थी. तो उन्होंने बोला कि he assumed that the mass of an atom is uniformly distributed throughout the atom. अब मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी ना, ये स्टेटमेंट को याद कर लेना इस तरीके से कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो सही, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है रियल एटम के लिए. इसीलिए आप इस स्टेटमेंट को इसकी लिमिटेशन के रूप में भी याद रखेंगे भाई, कि ये इसकी लिमिटेशन भी थी. इनको पता ही नहीं था कि मास कहां पर है, ऐसे ही बोल दिया. आगे देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या कहते हैं. ये कह रहे थे द पॉजिटिव चार्ज in an atom is uniformly distributed throughout the atom like red part of watermelon. देखो बेटा, बात यह है कि यह भी स्टेटमेंट गलत है. सही है, स्टेटमेंट भी नहीं है, स्टेटमेंट ये भी क्या हो गई, गलत हो गई. भाई पॉजिटिव चार्ज कहां पर रहता है तुम बताओ यार. तुम कहते हो कि यार एटम के अंदर सर पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन पे होता है और सारे के सारे प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, पर इन अंकल को उस टाइम तक न्यूक्लियस का पता ही नहीं था कि न्यूक्लियस कहां पर है. ठीक है, इसी वजह से इनको लगता था कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और ऐसे ही फैल रहा होगा. ठीक है भाई, तो ये स्टेटमेंट भी आप क्या मानकर चलेंगे मेरे बच्चों, आप कहोगे सर ये भी इसकी लिमिटेशन हो गई साथ साथ में. तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला प्लीज समझिएगा. तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड in an atom like black seeds embedded in watermelon. Similarly, कि इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो धसे हुए हैं एटम के अंदर, जिस तरह से वाटरमेलन में काले काले बीज जो है धसे हुए हैं. अब इन्होंने देखो कितनी बड़ी गलती करी. एक तो इलेक्ट्रॉन को धसा हुआ मान लिया, दूसरा बीज जो होते हैं वाटरमेलन के वो स्टैटिक होते हैं. स्टैटिक का मतलब मूव नहीं करते. और मैंने अभी क्या बोला आपको, इलेक्ट्रॉन नहीं रुकते भाई, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मूव करते ही रहते हैं, तो इनको आप रोक सकते ही नहीं हो. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी इनकी, ये भी गलत हो जाएगी. तो ये कहते हैं भाई तीसरी स्टेटमेंट में द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड का मतलब होता है धसा हुआ. ठीक है भाई, आर एम्बेडेड इन पॉजिटिव चार्ज, या कह लीजिए इन एन एटम लाइक, कैसे बोलो, तुम कहोगे सर लाइक ब्लैक सीड्स एम्बेडेड, इसको एम्बेडेड ऐसे कर लेना. ठीक है, एम्बेडेड इन वाटरमेलन. इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी हमारे पास, कि जो स्टेटमेंट बोली ये भी गलत स्टेटमेंट है. अभी तक ये वर्ड एक तरह से एटम के बारे में जान ही नहीं पाए. ठीक है भाई, और इसका मतलब ये भी होगा मेरे बच्चों, ही अज्यूम्स, इसका मतलब ये भी होगा मेरे बच्चों, ध्यान से समझिए, कि ही अज्यूम्स या एज्यूम्ड
इलेक्ट्रॉन्स आर स्टैटिक, इलेक्ट्रॉन आर स्टैटिक। पर क्या ऐसा होता है? इलेक्ट्रॉन रुके हुए होते हैं? तुम सोच के देखो। फ्री माइंड से लेक्चर देखना है, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है भाई। अगर तुम्हें नहीं देखना, नहीं समझना तो टाटा बाय बाय। फ्री माइंड से समझना, क्योंकि आज के लेक्चर के बाद मैं तुम्हें बोल रहा हूं, इतना इंटरेस्ट इस वाले चैप्टर में आपका डेवलप होगा कि एक एक चीज तुम्हारे सामने खुल के आएंगी, तुम्हें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ही अज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन्स आर स्टैटिक, पर मुझे बताओ क्या ये सही थी या गलत बात थी? इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये भी इसकी एक लिमिटेशन ही तो हुई, ये भी तो इसकी एक लिमिटेशन ही हुई कि नहीं हुई? आप कहोगे सर बिल्कुल ये लिमिटेशन है, जितनी बात बोल रहे हैं सब लिमिटेशन है। कोई ऐसी बात तो बताओ जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला हो, कोई सही बात भी बताओ। अब हम सही बात की तरफ आ जाते हैं, अब हम सही बात की तरफ आ जाते हैं। जरा देख लो क्या है फोर्थ पॉइंट, क्या कहेगा ये? द टोटल पॉजिटिव चार्ज, क्या बोला मैंने? कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज था एटम के अंदर वो बराबर था किसके? इज इक्वल टू, बोलो बोलो, इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इन एन एटम। प्लीज समझिएगा, क्या है कि इसको मैं लिख के भी ला सकता था लाइंस को, पर मेरे साथ साथ अगर आप रिपीट करेंगे, मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाएंगे तो आज ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है भाई। तो क्या बोला? द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन इक्वल इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज इन एन एटम। हेंस इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? द एटम इज न्यूट्रल। सिर्फ उनकी यही बात सत्य थी, यही बात सत्य थी और बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट थी बेटा जी। उस जमाने की बात है जब इन्होंने दिया था, थॉमसन बाबा ने, और इसी बात के लिए इनको क्या मिल गया था? नोबेल प्राइज। पॉजिटिव चार्ज बराबर नेगेटिव चार्ज। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन देना भी ना बेटा उस जमाने में बहुत खतरनाक होती थी, ऐसे नहीं मिलती थी। तो ये बात प्लीज समझ लीजिएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट थी और स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गई कि स्टेटमेंट भी गलत है। तो इनको तो ये भी नहीं पता कि उनका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था भी या नहीं। इनको ये भी नहीं पता था कि पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, एग्जैक्टली नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। इनको तो ये भी लगता था कि इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। तीनों बात गलत लगती थी और यही बात मैंने आपको पढ़ाई है थॉमसन मॉडल के अंदर। इससे ज्यादा तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अभी श्राप दे दूंगा तुम्हें, इससे ज्यादा नहीं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 3 लाइन रट लो और कुछ नहीं है कि सर एटम ऐसा था जैसे वाटरमेलन, और जिस तरह से वाटरमेलन का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक उसी प्रकार एटम के अंदर जो एटम का मास होता है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया? थॉमसन बाबा ने। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या स्टेटमेंट सही है? बोलो बोलो। तुम कहोगे नहीं, तुम कहोगे नहीं ऐसा नहीं है सर, नहीं मानेंगे हम, नहीं मानेंगे हम। ठीक है भाई, नहीं मान रहे, कोई बात नहीं। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया? दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि भाई जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये वास्तविक एटम के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है? आप कहोगे सर नहीं, पर थॉमसन बाबा ने उस जमाने में कहा यही था। वो अलग बात है कि हां एटम में ऐसा नहीं होता, पर यह स्टेटमेंट आपको ऐसे याद रखनी है कि थॉमसन के अकॉर्डिंग उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, बट यही स्टेटमेंट बाद में लिमिटेशन बन गई। करेक्ट है बात? अब जरा देखो, एक बात और उन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन उस तरह से जैसे कि वाटरमेलन के अंदर काले काले बीज धसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं, फिक्स्ड हैं, ठीक उसी प्रकार एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी एम्बेडेड है। और आप सोचकर देखिए कि इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी के पिताजी भी नहीं रोक पाए हैं, तो इलेक्ट्रॉन किसी पर रुक ही नहीं सकता। इन्होंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं। आप बताइए सही है गलत है? आप कहोगे सर ये स्टेटमेंट भी इनकी क्या हो जाएगी? गलत प्रूफ हो गई। चलो ठीक है भाई, बात सही है, मान गए हम तुम्हारी बात। और इन्होंने क्या माना कि ही अज्यूम्ड, इसका पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि एटम्स आर स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब स्थिर है, जो कि नहीं है। इसीलिए मैंने यहां पर भी लिमिटेशन और यहां पर भी लिमिटेशन लिख दिया। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। यह खतरनाक बात बोली मेरे बच्चों, उन्होंने क्या बोली जरा समझिएगा। इन्होंने बोला कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज इन एन एटम। क्या यह बात सत्य है? आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, आप कहोगे सर बिल्कुल यह बात सत्य है, बिल्कुल करेक्ट बात है।
हेंस द एटम इज न्यूट्रल। बात खत्म होगी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है और इसी बात के लिए उनको नोबेल प्राइज मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत सारी गलती करके चले गए जिनको बाद में सुधारा गया। पहले तो मैं आपको पूछूंगा यहां पर कि द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द एटम वाज फर्स्ट कंफर्म्ड बाय, वो कौन से साइंटिस्ट थे, उस पर बेस क्वेश्चन है, वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये माना कि एटम के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं। यानी आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन बाबा ने, जे थॉमसन ने की थी। अब आपको मैं क्या ही बोलूं, जब इलेक्ट्रॉन तो उनको पता ही था, वो बात अलग है कि पॉजिटिव चार्ज, ये पता था कि पॉजिटिव चार्ज उसके बराबर होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, कहां होता है, ये उनको नहीं पता था। लेकिन हां, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के बाद उनको यह बात पता लग गई थी कि भाई वहां पर नेगेटिव पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी फॉर बंबई होगा भाई। ठीक है भाई, इसी को हमें टिक करना है। आगे बढ़िए, आगे हमारे पास आ चुका है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। प्लीज समझिएगा, इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल फील करेंगे। ठीक है भाई, फील इसलिए करेंगे क्योंकि जो मैं आपको फील कराऊंगा वो ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू एनिमेशन। मेरे पास एनिमेशन भी है, तुम्हें खुद पता लगेगा कि किन किन छोटी छोटी बातों का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, आप समझ के चलिएगा, आप समझ के चलिएगा कि मेरे पास एक ऐसा डब्बा है। डब्बा क्या मतलब है, सोर्स है भाई, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब मैंने यहां पर क्या लिखा भाई, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। और मेरे बच्चे जो होंगे ना, जो उसको ध्यान से समझ रहे होंगे, उनके माइंड में तुरंत आंसर आएगा, सर अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है बेटा, यहां पर लिख देता हूं, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अब ये क्या हुआ सर, देखो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाऊं, यदि दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाऊं और वहां पर मैं उसको रिप्रेजेंट करूं, तो एक तरीके से उसको हम He2+ से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन तो सारे निकल गए, सिर्फ उसका न्यूक्लियस बचा, और न्यूक्लियस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। उन्हीं पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं He2+ लिखता हूं। तो अल्फा पार्टिकल को या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या उसको आप न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम बोल सकते हो, या फिर बेटा जिसको डायरेक्ट अल्फा पार्टिकल कर सकते हो। तो मैंने बोला कि भाई ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, आप लोगों ने साउथ की मूवी तो देखी होगी, देखिए साउथ की मूवी बोलो। तो कई बार क्या होता है कि हीरो के पास बंदूक होती नहीं है, क्योंकि फिल्म का बजट इतना है नहीं। तो वो क्या काम करता है कि आसपास से छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा करता है, और पत्थर इकट्ठा करने के बाद ऐसे फेंकता है एक, और कई बार वहां पे फिजिक्स तो फेल ही हो जाती है, बात तो तुम जानते ही हो, है ना। तो कई बार क्या होता है कि वो फटाफट 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 ऐसे पार्टिकल फेंकता है, मतलब छोटे छोटे पत्थर ऐसे फेंकता है कि देखने वाले को लगता है कि एक पत्थर के पीछे दूसरा पत्थर, दूसरे के पीछे एक और पत्थर, उसके पीछे एक और पत्थर, पूरी एक लाइन सी नजर आती है, एक रेस सी नजर आती है। ठीक इसी प्रकार सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से क्या होगा कि यहां पर कुछ रेज निकलेंगी, कुछ रेज निकलेंगी, और मैं आपको थोड़ा सा अज्यूम करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन रेज पर छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए मैंने इनको कैसे रिप्रेजेंट किया, पॉजिटिव 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 चार्ज। तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या होगी, वो अल्फा पार्टिकल्स को बाहर निकालेगी, और उन पार्टिकल्स को हम गोल्ड फॉइल पर मतलब डालेंगे। अब आपके माइंड में आएगा, सर गोल्ड फॉइल हमने क्यों चूज करी। ठीक है भाई, गोल्ड फॉइल हमने इसलिए चूज करी क्योंकि हमारा जो मकसद है ना, वो ये मकसद है कि किसी एटम के अंदर से अल्फा पार्टिकल पास कर जाएं। समझिएगा, मोटो क्या है कि किसी एटम के अंदर से कोई अल्फा पार्टिकल पास कर जाए। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक क्लियर बात बोलता हूं कि दुनिया के किसी भी एटम को इंडिविजुअली आप कभी भी इकट्ठा कर ही नहीं सकते, आइसोलेट कर ही नहीं सकते, आप आइसोलेट कर ही नहीं सकते। आप क्या सोचोगे कि सर फिर एक मतलब जो एटम है, कोई भी एटम होगा, उस एटम को अलग किया कैसे गया होगा, और एक ही एटम के अंदर से, समझिएगा मेरी बात, एक ही एटम के अंदर से अल्फा पार्टिकल को पास करना पॉसिबल कैसे हुआ होगा, जब एटम को आइसोलेट ही नहीं किया जा सकता। अब प्लीज समझिएगा, मेरे पास मान लो मेटल की एक ऐसे रोड है, मतलब मेटल का एक इस तरह से पीस है। अगर मैं इसको हैमरिंग करूं, अभी तो देखो इस पर कुछ सरफेस पर कुछ पार्टिकल्स होंगे, आप समझ सकते हैं मेरी बात को, सरफेस पर कुछ पार्टिकल होंगे, एटम्स होंगे,
अगर कोई मेटल की बात करें। और आप ये भी जानते हो कि भाई इस मेटल के अंदर भी, यानी जिसको हम कहते हैं कि बल्क में भी पार्टिकल होंगे, अंदर भी पार्टिकल होंगे। मुझे एक बात बताओ बेटा जी, अगर मैं किसी तरीके से थोर को फोन मिलाकर उसका हथौड़ा उधार ले लूं और उधार मारने के बाद मैं इन पार्टिकल को ऐसे टक 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 मारता रहूं, तो क्या ये मेटल टूट जाएगी? आप कहोगे नहीं सर ये टूटेगी नहीं, क्योंकि मेटल टूटती नहीं है, वो मेल्लेबल होती है और वो थिन शीट में कवर्ड होती रहती है। अब आप जरा समझिएगा, जब ये थिन शीट में कन्वर्ट होगी तो आप लोग को पता है कि भाई ये स्ट्रेच होगी। स्ट्रेच होने का मतलब क्या होगा कि जो अंदर के पार्टिकल भी है ना, जो अंदर के पार्टिकल हैं वो भी बाहर आ जाएंगे, वो भी बाहर आ जाएंगे। और समझने की कोशिश करिएगा, अगर मान लो कोई हम ऐसी शीट बना लें जिसमें लेयरिंग सिर्फ एक एक एटम की ही हो, जिसमें लेयरिंग एक एक एटम की हो, वो मोटी हो ही ना, तो हम ये सोचेंगे कि यार हमें ना ऐसी मेटल चूज करनी चाहिए जिसकी मेल्लेबिलिटी हाईएस्ट हो। आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि व्हाई गोल्ड इज चूज इन दरदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ड्यू टू हाईएस्ट मेल्लेबिलिटी। तो आप लोगों ने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि उस मेल्लेबिलिटी के हाईएस्ट होने से फायदा क्या हुआ? तो कहने का मतलब यही हुआ कि भाई हमें एक ऐसी मेटल लेनी है जितनी ज्यादा वो मेल्लेबल होगी, जितनी ज्यादा वो फैलेगी, फैलने के बाद उसके बल्क के पार्टिकल भी सरफेस में आ जाएंगे और एक ऐसी थिन लेयर बनेगी जिस लेयर पर एक एक एटम होंगे। समझ में आई मेरी बात? अब जरा देखो, मैं यहां पर 3 ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं। जब ये अल्फा पार्टिकल, ठीक है, हां कुछ बच्चों का यह भी डाउट रहता है, सर हम हीलियम 2 पॉजिटिव या न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम ही क्यों लेते हैं, हम मैग्नीशियम 2+ क्यों नहीं लेते? ठीक है, हम यहां पर सोडियम प्लस क्यों नहीं लेते, हम यहां पर Zn2+ क्यों नहीं लेते? हम तो किसी का भी न्यूक्लियस ले सकते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस क्यों लेते हैं? आप मुझे बस इतना बता दो आज मेरे बच्चे, सुन, एटम पहले तो ही ना बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा सा है, उसके बीच में से निकलना है। और आप लोग समझते हैं ना कई बार कि घर का गेट हमारा छोटा सा है और हम कहें कि हेलो हाथी प्लीज निकल जाओ उसके अंदर से, तो हाथी के लिए वो गेट बहुत छोटा है, हाथी उससे निकल नहीं पाएगा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से हाथी किसी भी गेट से नहीं निकल पाएगा, हमारे जैसे कॉमन घरों में के गेट से नहीं निकल पाएगा, ठीक उसी प्रकार से एटम ऑलरेडी एक छोटा स्पीसीज है, उसके अंदर से दूसरे पार्टिकल को निकालना वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हम छोटे से छोटा पार्टिकल लें, हम छोटे से छोटा पार्टिकल लें। तो उसके लिए सबसे बेटर जो हमें मिला वो हीलियम बाबा मिले, और हीलियम का न्यूक्लियस हमने पास कर दिया, और सोडियम और मैग्नीशियम का साइज बड़ा हो जाता है, जिस वजह से वो पास नहीं होते, मतलब वो हाथी हो गए। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। 3 ऑब्जर्वेशन समझ में आएंगे बेटा जी, कौन कौन से जरा देखिए। एक तो वो कि भाई अल्फा पार्टिकल एक के पीछे एक जा रहे हैं, जाते जाते ये चले एक के साथ साउथ इंडियन मूवी की तरह और सीधे निकल गए। सीधे क्यों निकल गए? इनको कोई भाव नहीं देता, ना इनको कोई भाव देता, ना इनको कोई नफरत करता, सीधे निकल गए भाई साहब। अब होता क्या है कि जो एटम होता है ना आपके पास, मतलब चाहे गोल्ड का हो या किसी का भी हो, उसके सेंटर पे तो न्यूक्लियस होता ही है ना, उसके सेंटर पे तो न्यूक्लियस होता ही है मेरे बच्चों। अब होगा क्या कि मान लीजिए अगर कुछ पार्टिकल ऐसे टकराते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, इनकी रेस चली। अब प्लीज समझिएगा, आप कहीं से चले पॉजिटिव चार्ज होकर, मतलब नहा धोकर चले, और आपके मन में यह है कि आज हम अपनी जीवन संगनी से मिलेंगे, आज हम उससे मिलेंगे जिसके साथ रहने पर हमें अपरंपार सुख मिलेगा और जीवन की में मतलब आने की पता लगेगा कि हम कहाँ हमारा जन्म हुआ था। ठीक है, तो प्लीज समझिएगा, वो अल्फा पार्टिकल भी कुछ इसी तरीके से वहां से निकला और पूरी स्पीड से भागा जा रहा है, इस तरह से भागा जा रहा है। अब एक बात देखो बेटा, इस रास्ते में जब वो भागा जा रहा था तो रास्ते में उसको कोई मिला नहीं, रास्ते में मिला नहीं तो उसका ना दिल खराब हुआ ना टूटा, वो सीधा का सीधा क्या हो गया, निकल गया। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि वो भागा जा रहा है, एकदम से आया और उसको उसकी जीवन संगनी ना मिलते हुए उसी के जैसा कोई मिल जाए, तो उसका मूड खराब होगा कि नहीं होगा? बोलो यार। मतलब ऐसा आया, देखो जरा, ऐसा आया, अरे तू कौन, अरे मैं गलती से आ गया, वापस चला जाता हूं। तो क्या होता है कि लाइक स्पीसीज या लाइक जैसे जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, एटम के सेंटर पे उसको एक रिजिड पार्ट मिलेगा, ठीक है भाई, और उस पर भी पॉजिटिव चार्ज। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, क्या इस अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा,
तो चुपचाप वापस आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, इसको मिलेगा नहीं इसको कोई। ठीक है, तो जरा देखिए, जब ये वापस आएगा तो कुछ जो है रेस मतलब जो है वापस 180 डिग्री पर लौट आती है, और कुछ ऐसा होती है कि मान लीजिए अगर थोड़ा सा दूर से निकल रही है, दूर से निकल रही है, दूर से निकल रही है, मतलब वो टकराएंगे नहीं न्यूक्लियस से, दूर से टकराए, मतलब दूसरे से भी क्या होगा कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसके आसपास आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। अब ये 180 डिग्री पर तो है नहीं कि वापस भेज दे, तो ये क्या काम करेगा, इसको रिपेल कर देगा, और इसका जो रास्ता है वो बदल जाएगा। रास्ता क्या हो गया, बदल गया। तो जरा देखिए, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था बेटा जी, जब आपके रदरफोर्ड बाबा ने एक्सपेरिमेंट जुगाड़ किया था, इसका जो भी बनाया था, उनको 3 ऑब्जर्वेशन हुए, और इन 3 ऑब्जर्वेशन से हम ये देखेंगे मेरे बच्चों कि 3 ऑब्जर्वेशन से क्या क्या कंक्लूजन निकले और क्या हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकलता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करने जाते हैं तो प्रोसीजर होता है, कंक्लूजन होगा, बस वही चलेगा अपन का। इसका थोड़ा सा अगर आप देखना चाहते हैं एनिमेशन भी तो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि इधर दिया हुआ है, भाई इसको ऐसे, ओहो, इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ ऐसे कर लेते हैं। देखो मेरे बच्चों, यह है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये बीम निकलेंगे, बीम निकलने के बाद यहां पर एक गोल्ड की फॉइल है, गोल्ड की फॉइल है, पर ये फोकस कर रही है सिर्फ एक ही जगह पर। एक ही जगह पर जाने का मतलब क्या है कि उस शीट को पहले मोनोलेयर कर दिया होगा, वहां पर सिर्फ उसका एक एटम होगा और उसी एक एटम के अंदर से पास करा गया होगा। सोचना ये बात। अब हुआ क्या कि कुछ तो भाई वापस आ गए, ये क्या हो गया भाई, टिंग टिंग टिंग, अंधेरा कायम रहे, वापस चलिए। कहां गया ये, हाँ भैया, देखो देखो, ये देखो मेरे बच्चों कि भाई क्या हुआ एक बार कि कुछ पार्टिकल तो देखो सीधे चले गए बिल्कुल, है ना, कुछ क्या है कि से टकरा कर डिफ्लेक्ट हो गए, वापस आ गए, वापस आ रहे हैं, और कुछ जो है ऐसे निकल गए तिरछे लाइन में। तो मैंने आपको बताया था कि इससे बढ़िया तो एजम्पशन हम खुद कर लेंगे, छोड़ो इसको, भगा देते हैं इसको दूर। इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, अपन वापस चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई 3 ऑब्जर्वेशन हुए, एक सीधी लाइन में और एक कहां पर आए, वापस आए, और एक छोटे से। प्लीज समझने की कोशिश करिएगा क्या क्या 3 एजम्पशन आए। पहला समझिएगा, ऑब्जर्वेशन समझिएगा। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला है मैक्सिमम अल्फा रेज goes in a straight line, जिसका मतलब क्या होगा प्लीज समझिएगा। अब इसका मतलब समझिएगा, मैं अभी बोल नहीं रहा हूं, ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन। दूसरा क्या होगा ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्या होगा बेटा जी, अबाउट 1/20,000 की बात कर रहा हूं मैं, अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्टेड बाय एटम, ठीक है भाई, विद 180 एंगल, डिग्री एंगल, प्लीज समझिएगा इसको। और सम जो थे थोड़े थोड़े ऐसे निकल गए, प्लीज को समझिएगा क्या है। अगर मैं आपके पास होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों ध्यान से देखना, इधर इधर देखो, इधर मान लो कि ये पार्टिकल है, ये जो पेन है ये पार्टिकल है, यहां से चला, यहां से चला और यहां पर पहुंचा, मतलब गिर गया। अभी मैं अपनी इंसल्ट तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, उठा लेते हैं भाई, गिर गया, क्या हुआ समझिएगा। अगर ये पार्टिकल है, इसको मैं फेंक देता हूं या इधर फेंक देता हूं, तो ये पार्टिकल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि किसी रिजिड पार्ट से नहीं टकराएगा। तो आप समझने की कोशिश करिएगा, जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधी लाइन में जा रहे थे, उसका मतलब क्या था कि उनको रास्ते में कोई मिला ही नहीं, उनको रास्ते में कोई मिला ही नहीं, मतलब 99.99% की बात कर रहा हूं मैं, उनको रास्ते में कोई मिला ही नहीं, ना कोई रिजिड पार्ट, ना कोई पॉजिटिव चार्ज, ना कोई नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या होगा कि रास्ते में कोई था ही नहीं।
तो इसका मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम अल्फा रेज गोन इन स्ट्रेट लाइन, विच मींस द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी और फ्री स्पेस। तो अगर मैं यहां पर कंक्लूजन निकालूं मेरे बच्चों, प्लीज समझिएगा, अगर मैं वहां पर उस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन निकालूं तो वो क्या होंगे, जरा देखिए। पहला, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। ये बात पता लगी कि नहीं? या फिर इसका मतलब क्या होता है कि भाई फ्री स्पेस है। ये बात हमें पता चल चुकी है। चलो, पहले ऑब्जर्वेशन से ये बात पता लग गई। अब यार समझने की कोशिश करो कि दूसरा ऑब्जर्वेशन से क्या कहता होगा। वो कह रहा है कि भाई लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस 180 डिग्री पर आया। प्लीज समझिएगा, मान लो ये अल्फा पार्टिकल है और मेरा जो ये सर है ये न्यूक्लियस है, और ये अल्फा पार्टिकल ऐसे चला 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 चला। सबसे बड़ी चीज, इसको एक तो रिजिड पार्ट मिल गया, मतलब मेरा जो माथा है या मतलब मेरा जो फेस है वो रिजिड पार्ट है। इसके लिए टकराएगा या तो चिपक जाएगा या मतलब भाग जाएगा दूर, टकटन ऐसी आवाज निकलेगी, निकल जाएगा। लेकिन दूसरी चीज ये भी हुई कि भाई ये रिफ्लेक्ट होकर भाग गया। हमें ये नहीं पता था, हमें ये नहीं पता था कि न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होगा और कैसा नहीं होगा। आप समझिएगा, हमने तो इधर से एक लाइन छोड़ी, वो जैसे इधर जा रही थी जा रही थी जा रही थी जा रही थी, उसको एक पार्ट मिला, मतलब वो लाइन वापस आ गई। तो हमने क्या क्या सोचा, आपने विचार क्या लगाया, कंक्लूजन क्या लगाया कि यार कोई चीज, कोई पार्टिकल टकराकर वापस तो तभी आ सकता है जब वहां पर कोई रिजिड या ठोस पार्ट होगा। समझ ना? बिल्कुल। आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो, वहां पर कोई ठोस पार्ट हुआ होगा तभी तो टकराकर वापस आया होगा वो पार्टिकल। हां, लेकिन यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, ये टकराकर वापस भी आया, या मतलब उसके क्लोजेस्ट अप्रोच तक पहुंचकर वापस भी आया, यानी उस रिजिड पार्ट ने इसको मना कर दिया, अभी शादी का टाइम नहीं आया है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूं या कर सकता हूं, चले जाओ, सीधा भाग जाओ यहां से, 9-2-11 हो जाओ। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है वापस भी आ गया। क्या जंक्शन लगा? क्या कहेंगे जब इसका रिश्ता टूटा होगा या इसकी शादी नहीं होगी? अरे भाई मना कर दिया होगा। और मना क्यों करेगा? क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच में क्या लगा होगा मेरे बच्चों? कौन सा फोर्स लगा होगा? आप कहोगे सर इनके बीच में लगा होगा रिपल्शन। और रिपल्शन लगने की वजह से यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई वहां पर एक रिजिड पार्ट है जिसके पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और जिसको हम क्या कहेंगे? बोलो, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, तो जरा देखिए प्लीज, सेकंड जो कंक्लूजन है वो क्या है, जरा समझिएगा। कंक्लूजन दूंगा, there is a rigid part at the center of the nucleus, at the center at the nucleus, which is, कौन सा चार्ज होगा बेटा उसके ऊपर? आप कहोगे पॉजिटिव चार्ज होगा, विच इज पॉजिटिवली चार्ज, विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड नोन एज, क्या बोलेंगे उसको? आप कहोगे सर उसको कहेंगे हम न्यूक्लियस। उसको क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियस। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे ये पूछा जाए कि बताओ उन साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने सर्वप्रथम या सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज करी थी, तो आप बोलेंगे रदरफोर्ड बाबा। किसने? रदरफोर्ड बाबा ने अल्फा मतलब इसकी न्यूक्लियस की खोज कर ली थी। बात क्लियर हो गई आप लोगों को ये बात? अब जरा देखो मेरे बच्चों, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। ये जो तीसरा आपके पास ऑब्जर्वेशन थे, तीसरे जो ऑब्जर्वेशन थे जो डिफ्लेक्ट हुए थे स्मॉल एंगल के साथ, वो क्यों हुए होंगे? कि पॉजिटिव चार्ज जब इनके थोड़े इस अलग से, मतलब थोड़े से अलग से पास से जा रहा था या बिल्कुल पास से निकल रहा था, तो वो टकराया तो नहीं, वो हुआ क्या कि थोड़ा रिपेल हो गया, और जब रिपेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको सीधा सीधा जाने वाला था ये, इसको ये रिपेल कर देगा, तो ये अपने सीधे सीधे पास से जो है भाई हट कर एक दूसरे पास की तरफ चला जाएगा। ये था और कुछ नहीं था। और तीसरी पॉइंट और समझिएगा, अब न्यूक्लियस के बारे में आ ही गए हैं तो भाई अब मैं आप थोड़ा बता देता हूं बेटा कि ये स्टेटमेंट आपको याद रखेंगे और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। जरा देखिए बेटा, पहली चीज क्या माननी है आपको, आप मुझे खुद सोचकर बताना
पहला ये मानना है द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, extremely small, extremely small as compared to size of an atom. किसी एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं आपको एक और अज्यूमेशन देना चाहूंगा, मान लो अगर मैं न्यूक्लियस के साइज की बात करूं, प्लीज समझिएगा, और उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन हो, उसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक प्रोटॉन हो, तो उसका साइज छोटा होगा। मान लो कि अगर मेरे पास कोई एटम है और उसके अंदर दो प्रोटॉन है, तो उन दो प्रोटॉन के बीच में कहीं ना कहीं आपके पास न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे बेटा, बोलो हाँ या ना। आगे जैसे जैसे आप प्रोटॉन बढ़ाते जाओगे, न्यूट्रॉन बढ़ाते जाओगे, तो आप खुद सोचकर देखो यार कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बढ़ने पर क्या न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा? बोलो बोलो। अब आपको माइंड में आएगा सर हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्चुअल में रहते ऐसे ही हैं, एक्चुअल में रहते ऐसे ही हैं। हमें यह बात समझ में आ गई सर कि न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू किसके, एटम में। पर हमें यह बात समझ में आ गई कि उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, जितने ज्यादा न्यूट्रॉन होंगे, उस न्यूक्लियस का साइज भी उतना ही ज्यादा होगा। तो आप मुझे बताओ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होगी वो किस चीज पर डिपेंड करती होगी? सोच कर देखो। आप कहोगे सर कहीं ना कहीं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करती होगी, और आप लोगों ने 9th क्लास में एक बात पढ़ी है, P प्लस एन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को एटॉमिक मास कहते हैं नालायकों। तो क्या होगा यहां पर जरा देखिए, अगर मैं रेडियस की बात करता हूं, किसकी, रेडियस की बात करता हूं न्यूक्लियस की, तो मैं कहूंगा कि आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास 1/3। ये सब ऑब्जर्वेशन थे रदरफोर्ड बाबा के। एटॉमिक मास लिया और उसके हमने 1/3 पावर ली। अब जब इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट भी आएगा, और जिसको हम क्या लिखेंगे कि आर एन इक्वल्स टू आर नॉट, इसकी जगह पर एक आर नॉट लिख देंगे और ए की पावर 1/3। ठीक है भाई। और जहां पर आर नॉट की वैल्यू कई बार वेरी कर जाती है, लेकिन जनरली हम लेते हैं कौन सी, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। प्लीज ये बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भाई आर नोट की वैल्यू इतनी है। अब आप सोचोगे सर यहां से कैसे क्वेश्चन आते होंगे, प्लीज हमें एक बार बता दीजिए। तो जरा देखो मेरे बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, और ये क्वेश्चन मैं बताऊं आईआईटी जेई या आईआईटी एडवांस लेवल के बनेंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट है ना वो बहुत छोटा सा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें तो बस उसको याद ही करनी होगी स्टेटमेंट, और जो कि आपने लिखवाई दी अब तो हमें रटी गई सर, बिल्कुल वो हमने पढ़ रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर करते हो, मतलब याद करते हो, या वहां का मॉडर्न फिजिक्स करते हो, तो वो का मॉडर्न फिजिक्स के सारे क्वेश्चन यहां तो भी लग जाएंगे। ये पक्की बात बता रहा हूं मैं, बस करते रहना तुम लोग। अब जरा देखो मेरे बच्चों, पहला मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब कभी भी हम एटम की रेडियस कैलकुलेट करते हैं, एटम की रेडियस कैलकुलेट करते हैं, तो हमें वो जो रेडियस है वो एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और जब कभी भी हम क्या करेंगे भाई, न्यूक्लियस की रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो हमें फर्मी में कैलकुलेट करनी है। प्लीज समझिएगा, कुछ स्टेटमेंट है व्हेन या कह लीजिए ऑर्डर ऑफ रेडियस, स्पेलिंग गलती हो रही है, रेडियस ऑफ एन एटम इज 10 टू द पावर माइनस के 10 या 10 की टू दी पावर 10 के मीटर, या इसको हम एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, ठीक है। और पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या रखोगे याद, कि ऑर्डर ऑफ रेडियस किसकी, न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस इज इन 10 टू द पावर माइनस के 15 मीटर, इस ऑर्डर में होती है बेटा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फर्मी। क्या बोलते हैं बेटा जी, फर्मी, या इसको हम फेम्टो भी बोलते हैं, और फेम्टो भी बोलते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि भाई वन
1 फर्मी इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है, या फिर 1 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के बराबर होगी। प्लीज ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी हम मीटर को या कहेंगे भाई कि 1 मीटर जो होता है वो कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, या 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होगा, तो आप याद रखेंगे 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। मुझे पता है कि ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन कैसा आता है प्लीज समझिएगा। क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ये होगा बेटा जी, प्लीज समझिएगा, क्या वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम, ये आपको बेटा जी कैलकुलेट करके बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, आपको क्या करना है। आपको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला होगा 4/3, या जो भी कांस्टेंट है वो कट जाएंगे आपस में, उसको कोई देखना नहीं है। आप लोग क्या करेंगे कि जहां पर आर होगा बेटा जी, अगर न्यूक्लियस के लिए हमें आर लिखना पड़े तो ये पहले वाली वैल्यू जो होंगी किसी भी न्यूक्लियस की, इनको हम कांस्टेंट ही मान लेंगे। आर नोट को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट ही मान लिया। बस आर की जगह पर आप क्या रखोगे, 10⁻⁻15 और उसका क्यूब कर देना। और सेम यहां पर जब आप बात करोगे एटम की, तो वहां पर कांस्टेंट जो है वो कैंसिल आउट होंगे, वो वहां पर आप रखोगे आर की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर में। जब आप क्यूब करोगे तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻45 और नीचे होगा 10⁻⁻30। सॉल्व करने कर मुझे आंसर देना, आपको कसम है बेटा जी फिजिकल केमिस्ट्री की। अब मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूं, ठीक है। अब प्लीज समझ जाइएगा, ये क्वेश्चन आता है और आप चेक भी करोगे ना PYQ में तो आपको मिलेगा, ठीक है भाई, ये आपको मिलेगा, चाहे यहां पर मिले चाहे फिजिक्स में मिले, कहीं पर भी मिल सकता है। क्योंकि फिजिक्स की मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हो सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम उससे ज्यादा ही हो, ठीक है। तो प्लीज समझिएगा, यहां से दोनों के क्वेश्चन लगेंगे, तो आज ही इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लो। क्या क्या बोला मैंने, बहुत सिंपल चीजें बताई हैं, और फिर मैं यहां पर थोड़ी सी और बात बताऊंगा। एक बार फिर से समझिएगा, बड़ा सिंपल ओपन में। रदरफोर्ड बाबा ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या लिया, एक मेटल ली। कौन सी मेटल ली, गोल्ड मेटल ली। क्यों ली, क्योंकि वो बहुत मोस्ट मैलिएबल मेटल है, उसको शीट में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, उसके सरफेस पर एक मोनो एटॉमिक लेयर बनाना बहुत आसान है। क्लियर हो गई ये बात। फिर दूसरी चीज, उन्होंने एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिए। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, ये बात याद रखना, ठीक है भाई, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, या इसको हम He2+ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलिए, 3 ऑब्जर्वेशन देखे हमने, कुछ लाइनें सीधी चली गई, कुछ लाइनें क्या हो गई, टकरा कर वापस चली गई, और कुछ स्मॉल एंगल के साथ टिल्ट हो गई। अब जरा देखिए, पहला पॉइंट क्या बोला इसने कि मैक्सिमम अल्फा रेज गोज इन ए स्ट्रेट लाइन थ्रू आउट एन एटम, मतलब जब वो एटम से पास कर रही थी तो मैक्सिमम लाइन स्ट्रेट लाइन में चली गई। क्या ऑब्जर्वेशन हुआ इससे, मान लो कोई पार्टिकल अगर मैं फेंक दूं, कोई पत्थर तुम्हारे पास फेंक दूं, और वो पत्थर कहीं टकराए ही ना कहीं बीच में, सीधा चलता ही जाए और तुमसे टकरा जाएगा या कहीं पर गिर जाएगा बीच में, तो आप लोग समझ जाएंगे कि आपके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है, ठीक है भाई। इसीलिए वो पत्थर मेरे से आप तक पहुंच गया। ऐसे ही वो पार्टिकल एक जगह से दूसरी तक बिल्कुल सीधा चलता गया। दूसरा क्या है कि जो लाइनें आपके पास अल्फा रे जो है वापस आई थी, या जो पार्टिकल वापस डिफ्लेक्ट हुए थे, उनसे एक बात पता लगी थी कि एटम के सेंटर पर एक रिजिड पार्ट है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस जो है बेटा जी, वो एटम के कंपेयर में बहुत 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 छोटा है, ठीक है। और यह बात ध्यान रखनी है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डिपेंड ऑन एटॉमिक मास, इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये मैंने क्लियर किया। जहां पर आर नोट एक कांस्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल रेयर ही बनता है। मैं आपको बताऊं, IIT JEE एडवांस में इसका न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है। पर हां, ये वैल्यू अगर आपको याद रहती है तो इसके बेसिस पर ये आपको 2 ऑर्डर याद रखेंगे कि एटम का जो रेडियस होता है, जो हम साइज कैलकुलेट करते हैं वो एंगस्ट्रॉम में करते हैं, और न्यूक्लियस जो रेडियस का होता है, न्यूक्लियस की रेडियस होती है, उसको हम फर्मी में कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने दिया है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वैसे मैंने आपको बता दी। ऊपर आएगा 10⁻⁻45, नीचे आएगा 10⁻30। सॉल्व कर लेना, बड़ा सिंपल आंसर हो जाएगा यार, मैंने आंसर ही बता दिया, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए प्लीज, एक बात और समझनी है आप लोगों को इसके बारे में, आप प्लीज समझिएगा। मान लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मतलब ये एडवांस में आने का टॉपिक है जो आपको एनसीईआरटी में कहीं भी करवाया नहीं जाता, केमिस्ट्री के अंदर बता रहा हूं, फिजिक्स में हो सकता है। इधर देखो कैसे, मान लो
कोई अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, ये चलता गया चलता गया चलता गया, और यहां पर आपके पास कोई न्यूक्लियस मिला होगा। प्लीज समझिएगा, एक न्यूक्लियस था जो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया कि भाई इस न्यूक्लियस के पास ये अल्फा पार्टिकल पहुंचने वाला है उस एटम के बारे के पास। आप मुझे एक बात बताओ, जब ये चल रहा होगा, चलिए कर रहा होगा, चल रहा होगा, चल रहा होगा, चल रहा होगा, रियल बताना, रेयर मतलब एग्जैक्टली बताना, क्या ये सही में उसको टच करेगा? बोलो, सोच के देखो, क्या उसको टच कर पाएगा ये? आप कहोगे नहीं, टच तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से प्यार नहीं करता सर, एकदम नफरत करेगा और इसको वो रिपेल करने की कोशिश करेगा। और रिपेल कैसे करेगा? प्लीज समझिएगा, प्लीज समझिएगा। मान लो उधर से राजवंत सर आ रहे हैं, राजवंत बहुत तेजी से भागा भागा आ रहा है, एकदम पूरी तेजी से आ रहा है, और मैंने एकदम बोल दिया, ओए रुक, ऐसे बोल दिया मैंने, तो राजवंत सर कैसे करेंगे? अरे रुक गया मैं, होगा रुक गया रुक गया, वो क्या होगा? प्लीज समझिएगा क्या होगा इस तरह। पहले मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल पावर या एनर्जी होनी चाहिए कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं रोक सकूं, जीरो कर सकूं। वो मेरी तरफ पूरी तेज आ रहा था भागा हुआ, रास्ता तो तब पलटेगा जब एक पॉइंट पर जीरो हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। वो पूरी तेज भागा हुआ आ रहा है मेरी तरफ, ये वाला अल्फा पार्टिकल मेरी तरफ भागा आ रहा है, और मैं इसको धमका कह रहा हूं, ओए रुक। और जैसे ये रुक जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये रुका होगा, मान लो इस पॉइंट पर रुका होगा, और उसके बाद ही तो ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बोलो यार, उसके बाद ही तो आया होगा कि नहीं आया होगा? आप सोच रहे हो सर बात तो सही है, इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी थी, ये जो पॉइंट है जहां पर वो अल्फा पार्टिकल लास्ट तक गया, वहां पर आप समझ सकते हो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई थी? बैलेंस आउट हो गई थी उसकी पोटेंशियल एनर्जी की, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी मुझे बताना एक बार? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, ठीक है? और बेटा कसम फिजिकल केमिस्ट्री की, मुझे बस इतना बताओ, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला होना चाहिए 1/2 mv² के बराबर होना चाहिए, और किसके बराबर होगा? पढ़ा के आगे आगे चलो, ये तो बच्चे का खेल है, पता है हमें, ठीक है मान लेता हूं। और भाई जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो कितना होता है? अगर आप फिजिक्स, मतलब मैं मान के चलता हूं कि आधे 11वीं के बच्चे भी होंगे, उनको पता तो है नहीं, जो 12th के बच्चे अपना मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं, रिवीजन कर रहे होंगे, उनको पता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, कि जब कभी भी दो चार्ज आसपास होते हैं तो उनको पास लाने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, या फिर उनके लिए, उनको पास लाने के लिए कार्य करना पड़ता है, ठीक है? और वो कार्य आपको पता है कि जो वर्क डन होता है उसकी यूनिट भी जूल होती है, और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। इसीलिए हम कहेंगे कि दो चार्ज को पास लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है वही पोटेंशियल, मतलब वही क्या हो जाएगा आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो जरा देखिए, वर्क डन बराबर होता है क्या? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? आप कहोगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह बराबर होगा बेटा जी क्या? Q1 Q2। Q1 Q2 का मतलब क्या हुआ? बोलो बोलो। आप कहोगे सर Q1 Q2 हो गए दोनों के चार्ज, और डिवाइड बाय बीच की दूरी का स्क्वायर, यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बिक इंटरेक्शन। पढ़े होंगे आपने? अरे यार ऐसे मत करो यार, पढ़े हैं ना? सच में पढ़ लेना, एक बार देख लेना, फॉर्मूला दिया था कुलाम बाबा ने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्या था वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? उसी में मिल जाएगा। इधर देखो, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो भाई क्लोजेस्ट अप्रोच होती है उसके साइज के बराबर, यानी आर के बराबर। तो यहां से ये आर, इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारे पास क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर, सॉरी Q1 Q2 बाय आर। और ये वर्क डन ही किसके बराबर बन जाएगा बोलो? पोटेंशियल एनर्जी के। तो आप पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर ये वैल्यू रख सकते हो। कुछ बच्चों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद भी होती है, और हम लोग ये बात जानते भी हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बेटा जी 9 इंटू में 10 की पावर 9, ठीक है? चेक कर लेना, यही होगी, नहीं होगी तो मुझे करेक्ट कर देना। मेरे को यही याद आ रही है, बहुत पहले पढ़ी थी 11वीं क्लास में, ठीक है भाई? तो ये होती है। तो या तो आप इसको ऐसे याद रख लो, या इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है, इसको हम पूरा एक कांस्टेंट मान लेते हैं, के मान लिया मैंने, और जो बराबर किसके होगा? 9 इंटू में 10 टू द पावर 9 के। यहां पर क्या माना? Q1 Q2 बाय आर, Q1 Q2 बाय आर। सेम ऐसे ही फॉर्मूला जो मैंने आपको यहां पर सिखाया है ना, वो आपको यहां पर अप्लाई करना है।
कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर में हो गई थी, तभी वो एकदम रुका था, रुकने के बाद ही वो भागेगा। ठीक है, तो किसके बराबर हुआ बेटा जी? वो बराबर होगा के Q1 Q2 बाय R। अब आप समझिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे जहां पर बोला गया होगा कि एक अल्फा पार्टिकल है, वो एक न्यूक्लियस के पास पहुंचा, किसी मतलब फलाना ढिमकाना न्यूक्लियस के पास पहुंचा, तो आपको क्या बात समझनी पड़ेगी? अल्फा पार्टिकल पर तो 2e चार्ज होता है, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है 2 इंटू में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। दूसरा, जिसके भी न्यूक्लियस के पास पहुंचा होगा, जिसके भी न्यूक्लियस के पास पहुंचा होगा, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू में उनका चार्ज। और ये होती है हमारे पास क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या होती है बेटा जी? कि ये वो मिनिमम दूरी है जो दो चार्ज के बीच में होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगी किसी अल्फा पार्टिकल की, वो ये होगी मेरे बच्चों। ठीक है भाई, तो आई होप आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि एक्चुअल में ये डिस्टेंस के बेस पर आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं जो आईटी जेई पता नहीं आएंगे नहीं, लेकिन एडवांस में पूछे जा सकते हैं, और अच्छी अच्छी जो कठिन बुक होती हैं आपकी, उनमें भी दे रखे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी बुक में निराश हो करते हुए, आपको सब पता होना चाहिए। देखो, मास दिया होगा अल्फा पार्टिकल का, वेलोसिटी दी होगी अल्फा पार्टिकल की, आपको अल्फा पार्टिकल का चार्ज पता होगा, और वो ये भी कहेगा कि वो इस वाले न्यूक्लियस के पास गया, तो आपको ये भी पता होगा उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, तो दूसरे वाले का भी क्या पता होगा? आपको चार्ज पता होगा, Q2, बीच की दूरी है R। बेटा कर लेना, कसम है आपको। मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो यहां पर मैंने लिख दिया कि K इक्वल टू क्या होगा? 9 इंटू में 10 टू द पावर 9। श्राप दे रहा हूं, अगर नहीं करा तो इसको नोट कर लेना आप जल्दी से। पूरा रदरफोर्ड जितना भी पढ़ा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, स्टेटमेंट के साथ साथ। स्टेटमेंट वाले तो आते हैं जेईई मेंस में, एडवांस में बनेगा तो यहां से बनेगा। आगे बढ़ता हूं, ये भी नोट कर लेना, कैसे पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा अच्छा, ऑब्जर्वेशन मैंने इतने लिखवाया यार, इतनी मेहनत करी, ये तो दिए हुए हैं। क्या बोला? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स नियरली 99% कंटिन्यूड विद देयर स्टेट लास्ट। ये तो सही बात है। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल पास वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द एटम एंड देखो ये संदीप जी हैं हमारे, एंड डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, वेरी फ्यू पार्टिकल्स थ्रोन बैक 180 डिग्री। ये बात क्लियर थी। कंक्लूजन मैंने आपको सिखा दिए हैं। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी है। ठीक है भाई, आई एम वेरी सॉरी। और ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड के बारे में बात करूंगा बेटा मैं, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड के बारे में बात करूंगा, बिल्कुल ध्यान रखना है। रदरफोर्ड को क्या लगता था, प्लीज समझिएगा। रदरफोर्ड को क्या लगता था कि भाई आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है ना एटम के अंदर, एटम के अंदर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, और वो अगर चक्कर काट रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उनको लगता होगा कि यार जब वो मोशन कर रहे हैं, जब वो कोई वेलोसिटी शो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी लॉस हो रही होगी। और मान लो अगर उनकी एनर्जी लॉस हो रही होगी, तो ये बात सब क्लियर है कि देखो, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता? प्लीज समझिएगा पहले। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन जितना ज्यादा बढ़े, ये अट्रैक्शन जितना ज्यादा इंक्रीज हो, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है, बात हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ये अट्रैक्शन बढ़ेगा ना पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, उतना ज्यादा इनके बीच में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। सेम टू सेम, एनर्जी के कम होने का मतलब है स्टेबल होना। स्टेबल होने का मतलब है नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला जाना। ठीक है, अब जरा देखिए प्लीज, क्या सोचा उन्होंने। उन्होंने कुछ ऐसा सोचा, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि मान लीजिएगा इस सेंटर पर आपके पास क्या हो गया? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहां पर है? चक्कर काट रहे हैं। चक्कर काटते काटते वो इस तरह से चक्कर काटने शुरू करें। आप मुझे बताओ कि जब वो वेलोसिटी कर रहे होंगे तो एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस कर रहे होंगे। बोलो बोलो। तुम कहोगे सर बिल्कुल लॉस कर रहे थे, बिल्कुल लॉस कर रहे थे, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है सर। जब वो लॉस कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ रही होगी, और स्टेबिलिटी तभी बढ़ी होगी जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के थोड़ा पास पहुंचा होगा। तो हुआ क्या कि वो इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पर ना रहकर ऐसे जलेबी बाई की तरह, जलेबी बाई की तरह, जलेबी बाई की तरह एक टाइम ऐसा ना आ जाए कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाए। बोलो, तुम्हें लगेगा सर बात सही है, तुम्हें लगेगा सर बात सही है, लेकिन अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर गया, तो बेटा वहां पर तो एटम खत्म ही हो जाएगा।
दुनिया में कोई एटम होगा ही नहीं, और जब दुनिया में कोई एटम नहीं होगा तो कोई मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, कोई मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, कोई सेल नहीं बनेगी, हम जैसे इंसान नहीं बनेंगे, जानवर नहीं बनेंगे, कुछ भी बॉडी नहीं होगी, कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होंगे। अगर ऐसा होता तो क्या है ये? क्या बात बोली इन्होंने? सही है गलत है? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? और क्या है कि रदरफोर्ड बाबा स्टेबिलिटी ऑफ, रदरफोर्ड बाबा जो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यह बात क्लियर समझ लीजिएगा। तो रदरफोर्ड बाबा जो है एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। तो जरा देखिए बेटा, इधर 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 मैं पढ़ लेता हूं। पहले यह बात समझिएगा, पहला पॉइंट क्या ड्रॉबैक रहा। पहला पॉइंट क्या है? ही डिड नॉट एक्सप्लेन, he did not explain the stability of an atom। एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए। इनके हिसाब से तो एटम अनस्टेबल, एक टाइम ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा, पर ऐसा थोड़े होता है। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला। दूसरा पॉइंट ऐसा होगा जो हो सकता है कि आपको अभी समझ में नहीं आया। जैसे समझिएगा, इनको ऐसा लगता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन दूर से न्यूक्लियस के पास आ रहा होगा, समझिएगा, तो वो लगातार कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस कर रहा होगा। लगातार, लगातार का मतलब होता है निरंतर, निरंतर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? कॉन्टिन्यूअस। इनको ऐसा लगता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन दूरी से, किसी दूर से न्यूक्लियस के पास आता है तो एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूअस एमिट करता है, बाहर निकालता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता भी है ना, चाहे कहीं से भी आए, आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई जब मैंने फ्लोरोसेंस समझाया था आपको कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते थे, वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर सेल में चला जाता था, फिर वापस आता था। तो वापस वो कंटिन्यूस थोड़ा ही आता था कि आ रहा है, बैठा है बुलेट पे, पी चल रही है, ऐसा नहीं होता था। वो हर स्टेप बाय स्टेप सेल सेल में रुक के आता था, थकता था, फिर बीच में रुकता था, फिर क्या करता, पहले पी 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 पी, तो धीरे धीरे लेवल पे आता था। यानी कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा कि जो आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, मतलब एक तरीके से कह लीजिएगा कि जब एनर्जी को वो लॉस करता है तो वो कॉन्टिन्यूस फेज में नहीं, क्वांटाइज फॉर्म में करता है। क्वांटाइज क्या होता है मैं सब समझाऊंगा, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि ही डिड नॉट एक्सप्लेन द क्वांटाइज स्पेक्ट्रम, या कह लीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है भाई, ऑफ एनर्जी। तो ये आगे आएगा पूरा, ठीक है, आगे आएगा, जरा देखो। ही डिड नॉट एक्सप्लेन एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है भाई, इन्होंने एमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ही थॉट्स, उन्होंने ये सोचते थे, ही थॉट दैट एनर्जी वॉज, या कह लीजिए इज एमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉन्टिन्यूअस। बस इतनी बात है बेटा। इससे आसान और इससे कहानीदार, बिल्कुल सिंपल सिंपल, जिसको तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, इससे आसान रदरफोर्ड मॉडल हो ही नहीं सकता। फिर से रिवाइज करवाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है भाई। इधर देखो, इधर 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 देखो, रदरफोर्ड बाबा ने क्या बोला, फिर से याद करवा लो, रटवा रहा हूं, ध्यान रख लेना, आज के बाद बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए। सर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डेशन करते हैं कौन सी मेटल पर? गोल्ड मेटल पर। क्यों गोल्ड फॉइल लेते हैं? क्योंकि वो मोस्ट मेलेबल मेटल होती है। समझ में आई? अल्फा पार्टिकल की चूज क्यों किया? क्योंकि वो छोटा है, वो किसी एटम के अंदर से पास आउट हो सकता है। क्लियर हो गई ये बात? जरा देखिए, कितने ऑब्जर्वेशन देखे? 3 टाइप के। कौन कौन से? सर कुछ लाइनें सीधी चली गई, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और कुछ स्मॉल एंगल के साथ टिल्ट हो गई। क्लियर हुई ये बात? अब जरा देखिए, जो लाइन सीधी चली गई उनसे क्या कंक्लूजन मिला? उनसे यह कंक्लूजन मिला सर कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम क्या हो गया? फ्री स्पेस, एम्प्टी है सर, और लगभग 1/20,000, ये 2000 लिखा हुआ है, मैंने 20,000 करना है, ठीक है भाई। अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए एटम के अंदर, ठीक है भाई,
तो उसको भी मैंने बोला कि बाय एटम, एटम से डिफ्लेक्ट हुए। अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो न्यूक्लियस था, क्योंकि न्यूक्लियस का कंक्लूजन तो यहां पर निकलेगा नीचे विद 180 डिग्री। जरा देखिए क्या मतलब है। कंक्लूजन जब पूछा तो उसने मतलब ये क्लियर हो गया कि देयर इज अ रिजिड पार्ट एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड नोन एज न्यूक्लियस। क्लियर हुई बात। न्यूक्लियस का साइज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता था। तो ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। किस ऑर्डर में होता है, 10 टू द पावर माइनस के 15 मीटर में होता है, जिसको हम फर्मी भी बोलते हैं, राइट, या फेम्टो भी बोलते हैं। इधर देखो बिल्कुल क्लियर है। आईटी जेई में तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन आईटी एडवांस में कैसे आ सकते हैं बोलो। आप कहोगे सर ये क्लोजेस्ट अप्रोच वाले जो आपने ये वाला फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है भाई। और कसम केमिस्ट्री पैदा करने वाले की, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या करना है हमें। ये तो मैंने सेम वापस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। वापस देखते हैं भाई, क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने ये वाला। द कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड देन दैट अल्फा पार्टिकल्स आर द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम। क्या कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट ये बात बोलता था? नहीं, ये बात बोलता था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई सर। दूसरा समझिएगा, द E by M रेशियो फॉर द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज वेरीज गैस बाय गैस। क्या कैथोड रेज के लिए E by M रेशियो वेरी करता था? याद करिए, कैथोड पार्टिकल का मतलब था इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास और उसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता था। यानी E by M भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट के बराबर ही होगा, वो वेरी नहीं करता, किसी गैस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहे फलाना गैस का हो या ढिमकाना गैस का, सब इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे होते हैं। आगे जरा देखिए, कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या यह बात सही है? और द मास ऑफ एन एटम इज एसेंशियली ऑल कंटेन्स इट्स वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। डी वाला तो समझ में नहीं आया, ठीक है भाई, लेकिन यही बात है कि कैथोड रेज जो है बेटा जी, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को होल्ड करती है, रखती है। तो आप ये वाला बेटा जी, सी वाला पॉइंट आप ऐड कर देंगे, मतलब लगा देना, ठीक है भाई। तो ये वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए, और इस क्वेश्चन का मैं बोल देता हूं बेटा जी नंबर 1। चैट बॉक्स में चाहिएगा इसका आंसर। आगे बढ़िए भाई, इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एटम्स हैव वॉइड स्पेसिस, इट वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय। किसने ये बताया कि एटम के बीच में वॉइड है, खाली स्पेस है? कौन थे वो साइंटिस्ट बोलो। आप कहोगे सर थॉमसन बाबा तो नहीं थे, उनको तो लगता था सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। डाल्टन बाबा को सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उनको तो यही लगता था कि एटम ही सबसे छोटी यूनिट है, तो ये भी नहीं हो सकता सर। लेनार्ड, अभी तक आपने कोई डिस्कशन नहीं किया, तो हमें लगता है कि आपने पढ़ाया नहीं, तो आपने ऐसा क्वेश्चन दिया भी नहीं होगा। कौन बताता है कि जो फ्री स्पेस होंगे वो होते हैं रदरफोर्ड बाबा। कौन से बाबा? रदरफोर्ड बाबा। इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच स्टेबलाइज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम यूज्ड अ बीम ऑफ। किसका बीम वो यूज करते थे? कौन से पार्टिकल की रेज वो फेंकते थे सोर्स से? सोचकर बताइएगा। इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3। श्राप दे दूंगा अगर तुमने क्वेश्चन नहीं किया तो, राइट। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कौन सा कंक्लूजन जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का नहीं है? स्टेटमेंट याद रखिए, मैंने 3 बार आपको रिवाइज करवाई है। क्या क्या है जरा देखिए। मोस्ट ऑफ द पार्ट इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, ये बात क्लियर है। और ऑलमोस्ट ऑल मासेस ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ए पार्ट बिल्कुल सही है। ऑलमोस्ट ऑल मासेस ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये बात भी सही है, क्लियर है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। अब थर्ड पॉइंट क्या बोला? द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, ये भी देख लो आप। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज डेफिनिट ऑर्बिट। क्या वो किसी एक निश्चित ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं? आप कहोगे सर नहीं, वो जब चक्कर काटते हैं ना, इनको ऐसा लगता था कि वो चक्कर काटते काटते थक जाएंगे, तो जब वो थक जाएंगे तो वो न्यूक्लियस के पास आते जाएंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा उसके अंदर गिर जाएंगे। सर मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, तुम्हें ही बताना भाई चैट बॉक्स में। कौन सा क्वेश्चन था ये? 3 ये था, और ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर आप खुद करेंगे बेटा, इतने काबिल अब हो चुके हो आप लोग। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। ओ भाई साहब देख लो इधर, 99%
मास ऑफ एन एटम इज सेंटर्ड इन द न्यूक्लियस। क्या यह बात सत्य है? क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं? बात सत्य है? बोलो। अबे है। मोस्ट ऑफ द पार्ट इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। क्या यह बात सही थी? क्या मैंने पढ़ाई है? पढ़ाई है। आगे देखो, द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। अरे तो पहले क्वेश्चन आ गया ना, ऐसा ही हो गया बिल्कुल। सॉरी बेटा, माफ कर देना, हमारे संदीप जी कई बार गड़बड़ कर देते हैं। इधर कह रहा है अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड टूवर्ड द न्यूक्लियस। समझना बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड टूवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द फॉलोइंग। इनके न्यूक्लियस की बात कर रहा है ये। मेटल्स विद द सेम काइनेटिक एनर्जी टूवर्ड विच मेटल द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी मिनिमम। ये कह रहा है कि अगर अल्फा पार्टिकल को इन मेटल के करीब पहुंचाया जाए तो वहां पर हमें बताइए कि किसके सबसे करीब वो अल्फा पार्टिकल पहुंच सकता है, मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? कैसे पता करोगे? सर अभी आपने एक फॉर्मूला बताया कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो क्लोजेस्ट पहुंचेगा जब काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के। सर आपने ही बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv² और बराबर हो जाएगा क्या? Q1 Q2/R। यही होता था। अब जरा देखिए बेटा जी, जो अल्फा पार्टिकल ना उसकी वेलोसिटी हमेशा सेम होगी, क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी बोला है तो अल्फा पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट होगा ही है। अगर वेलोसिटी सेम होगी तभी तो बेटा क्लियर होगा ना। तो जरा देखो बेटा, यहां पर आप एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं आर और चार्ज में रिलेशन देखूं तो मेरे पास ये जो 1/2 mv² है, क्या बोला गया है? सेम। तो क्या मैं इसको कांस्टेंट कह सकता हूं? बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो। अब जरा देखिए, आर को मैंने लिखा इधर और ये हो गया के, जो कि एक नया कांस्टेंट है, और डिवाइड बाय इधर वाली वैल्यू भी मैंने कांस्टेंट ही कर दी जो काइनेटिक एनर्जी मानी हुई है। ठीक है। अब मैंने यहां पर माना Q1 और Q2। अब प्लीज समझिएगा, Q1 क्या होगा? मान लीजिए कि Q1 जो है वो आपके पास He2+ के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और Q2 क्या होगा? न्यूक्लियस, इन सब का न्यूक्लियस होगा। तो इसके न्यूक्लियस पर कितने पॉजिटिव चार्ज होगा? आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इसके अंदर अगर बेटा जी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? 47, 20, 29, 79। तो आप ये देखिए कि किसका एटॉमिक नंबर कम है। जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसके अंदर प्रोटॉन भी कम होंगे, और जिसके अंदर प्रोटॉन कम होंगे उसके लिए Q2 की वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि R जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? यहां पर चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के मल्टीप्लाई पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें यह बात ध्यान रखनी है कि जो Q1 है वो अल्फा पार्टिकल है, यानी अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? जरा देखिए, R इधर मैं बता देता हूं, इधर देखो, इधर कि सर R बराबर हुआ, ये आपने कांस्टेंट माना है। काइनेटिक एनर्जी सबके लिए कांस्टेंट है तो उसको हमने अपनी तरफ से कांस्टेंट मान लिया। अब जरा देखो बेटा, जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है वो सभी मेटल के लिए सेम है, यानी उसके चार्ज को भी हमने क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया। यानी सीधी सीधी बात है, अब तो हमें डिपेंड देखना पड़ेगा कि किसके न्यूक्लियस में ज्यादा चार्ज होगा। तो जरा अगर हम बात करें कि भाई या कम होगा, तो हमने देखा कि भाई डी वाले ऑप्शन में कैल्शियम में 20 प्रोटॉन होंगे, तो 20 प्रोटॉन के लिए 20 इंटू में ई लिख दूंगा, और जहां पर ई की वैल्यू क्या होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ऐसे लिख लेंगे हम अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता तो। लेकिन यहां से हमें पता लगी सर आर जो है ना वो इस जेड यानी एटॉमिक नंबर इनटू में इसके चार्ज पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। और हमने ये बात देखी सर, यहां पर ये वैल्यू सबसे कम पाई गई, इसीलिए ये जो आर की दूरी होगी सबसे कम यहीं पर होगी। राइट। इसका करेक्ट आंसर आपको खुद देना है 5वां क्वेश्चन समझकर। और ये क्वेश्चन ना मैं तुम्हें बोल रहा हूं अपनी तरफ से नहीं बना पाते तुम, अगर मैं वो नहीं सिखाता तो तुम नहीं कर पाते, लेकिन अब मैं गारंटी देता हूं बेटा, धरती पे किसी भी किताब में हो कोई भी क्वेश्चन कर लेना। ठीक है। चलिए 5th था या 6th था बेटा? तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तुम समझदार हो। अगला क्वेश्चन देखिए, इसने बोला द फॉलोइंग चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट से उसको चलाया गया थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड गोल्ड न्यूक्लियस इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी मैक्सिमम 4। कि किसके लिए सबसे ज्यादा जो होगा, मतलब एक तरीके से डिस्टेंस मैक्सिमम किसके लिए होगा? तो जरा देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो He2+ होगा,
अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा जी, वो H प्लस हो जाएगा। अगर मैं ड्यूट्रॉन की बात करूं तो मेरे पास D प्लस हो जाएगा। यानी इन दोनों पे चार्ज सेम है और हीलियम का चार्ज ज्यादा है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि एक वो पॉइंट जहां पर वो क्लोजेस्ट अप्रोच करता है वहां पर काइनेटिक एनर्जी बराबर किसकी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की। ये बात क्लियर बताई मैंने आपको। अब जरा देखो, इसने बोला कि सेम पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए भाई उनकी, ठीक है। आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस की सेम एनर्जी से हमने उसको धक्का मारा, फेंका। तो एक बात देखो बेटा जी, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमने मान ली कि भाई ये कांस्टेंट है, ठीक है भाई। क्या होगी जरा देखेंगे। अब ये बहुत बोल रहा है कि यहां पर होगा एक कांस्टेंट के Q1 और Q2 अपॉन में R। आप जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए R इधर आया, K इधर लिखा मैंने, और ये 1/2 को मैंने अलग से कांस्टेंट मान लिया। क्या मान लिया मैंने, कांस्टेंट। अब जरा देखो बेटा, Q1 क्या है भाई, जो इनके चार्ज होंगे इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और जो Q2 है वो हमेशा क्या रहेगा, गोल्ड मेटल का चार्ज यानी गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज रहेगा। और गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहां से देखो गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 79, यानी उसके अंदर क्या होंगे 79 प्रोटॉन। तो 79 प्रोटॉन पर कितना होगा 79 इंटू में ई की वैल्यू आपको पता है, राइट। अब जरा देखो बेटा, अब जरा देखो, सॉरी Q1 एज इट इज, और ये होगा 79 इंटू में ई, यानी ई की वैल्यू आप पुट करोगे तो आप मुझे देखो कि आर की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, इसके मैग्नीट्यूड पर, कि कौन से पार्टिकल पर चार्ज ज्यादा होगा। और जिस पार्टिकल पर चार्ज ज्यादा होगा समझना वो मैक्सिमम दूरी बनाएगा, क्लोजेस्ट अप्रोच में वो मैक्सिमम दूरी बनाएगा, इस आर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब मुझे बताओ कौन सा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप 6 क्वेश्चन मानकर बेटा जी आंसर देना है चैट बॉक्स में, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है भाई। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, यह बिल्कुल न्यूमेरिकल है। क्या बोला गया है, इसने बोला है कि इफ द न्यूक्लियस एंड द एटम आर कंसीडर्ड एज परफेक्ट स्पेयर, अगर उनको हम स्पेयर मान लें, विद द डायमीटर ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 15 एंड 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर, जो कि मैंने बोला था, मैंने आपको बोला था मेरे बच्चों कि रेडियस जो आएगी न्यूक्लियस की वो फर्मी में या 10 टू द पावर माइनस के 15 मीटर में आएगी, और अगर एटम की बात होगी तो वो एंगस्ट्रॉम में या 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर में आएगी। क्या बताना है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ न्यूक्लियस एंड एटम शुड बी, प्लीज कसम है बेटा आपको, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ एटम आप कैलकुलेट करके बताएंगे। यह बात मैं नहीं जानता कैसे, यह बात आप खुद करके बताएंगे, यह मैं बिल्कुल नहीं जानता कैसे, क्योंकि आप लोग कहते थे ना डीपीपी नहीं, मैंने आपको वहां तक पढ़ा दिया है, उस लायक बना दिया है कि रदरफोर्ड हो क्या थॉमसन हो, उसके लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो आप कर लेंगे, न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन हो, कंक्लूजन हो, ऑब्जर्वेशन हो, कुछ भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर क्या बोला गया है, ओ भाई साहब गजब क्वेश्चन बोला रे, ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्या बोला, थोड़ा टफ सा है लेकिन आसान है। जरा देखिए, विद व्हाट वेलोसिटी शुड बी अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्ड, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप देखोगे तो आपको एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी कोई बुक में या मॉड्यूल में आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो जरा देखेंगे कैसे, विद व्हाट वेलोसिटी शुड बी एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल टुवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम। कॉपर एटम के बारे में आपको बता दूं कि कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो 29 है। तो समझ जाना कि एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या हो जाएगा कि उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, उतने ही ई टाइम्स चार्ज होंगे कूलाम में। सो अराइव एट द डिस्टेंस ऑफ 10 टू द पावर माइनस के 13 मीटर, क्लोजेस्ट बिट वो दे रखी है आपको, क्लोजेस्ट अप्रोच दे रखी है फ्रॉम द न्यूक्लियस द कॉपर एटम, और कुछ वैल्यू दे रखी है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस अंडर रूट 29 इंटू में 60 बराबर 200 माना गया है, और Na की वैल्यू दे रखी है कितनी 6 इंटू में 10 की पावर 20 यानी एवोगैड्रो कांस्टेंट। चलिए अब जरा चलिए, गजब बात, कैसी बात करते हैं वो पॉइंट, ठीक है भाई, एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, एट द क्लोजेस्ट अप्रोच की अगर हम बात करें तो क्या होता होगा वहां पर, सर काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाती होगी पोटेंशियल एनर्जी के। अरे होती क्या होगी भाई, क्या दिक्कत कर रहे हो, होगी, दिक्कत ही नहीं है, अल्फा पार्टिकल है,
अल्फा पार्टिकल है, जरा देखो 1/2 mv², आपको ये v कैलकुलेट करना है, ठीक है। इनटू में क्या करोगे आप सर? अगर मैं बात करूं इसकी पोटेंशियल की, तो ये बराबर होता है Q1 इंटू में Q2 बाय R। अब जरा देखो मेरे बच्चों, ध्यान से समझना इसको, आगे क्वेश्चन को। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, क्या होगा यहां पर? आपको कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर होगी? वेलोसिटी बराबर होगी 2 इंटू में ये जो कांस्टेंट है ये Q1 यानी अल्फा पार्टिकल पर चार्ज, और Q2, और नीचे आप क्या रखेंगे? मास इंटू में क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि K की वैल्यू जो है वो कि 9 इंटू में 10⁹9। Q1 क्या होगा? अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होगा? देखो भाई, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होगा हीलियम 2+, तो यानी इस पर कितना चार्ज होगा? 2 इंटू में E, ठीक है भाई। E का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और जो कॉपर का न्यूक्लियस होगा, कॉपर 29+ होगा, सारे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद न्यूक्लियस ही तो बचेगा, तो इसका चार्ज क्या मानेंगे? 29 इंटू में E। और E की वैल्यू क्या होती है? E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है भाई। अब जरा देखो आपको क्या करना है, और ये वैल्यू आप ऐसे रख लोगे। अब बात आएगी ये कि जो मास होगा ना अल्फा पार्टिकल का, वो कैसे निकालेंगे? अल्फा पार्टिकल का मास कैसे निकालेंगे? तो जरा देखो बेटा मेरे बच्चों, हम लोग जानते हैं हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। कितना होता है? 4 होता है। और उस 4 को अगर हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना हो? किलोग्राम में, क्योंकि देख लेना सारा MKS चल रहा है यहां पे। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? M की जगह पर आप क्या लिखोगे? वी नो दैट, प्लीज मैं हिंट दे देता हूं, सारे के सारे जितने भी हिंट देने होंगे, ठीक है भाई, कि भाई 4 हीलियम, इसका जो मास ऑफ 1 पार्टिकल था, आपको याद होगा, एक मैंने मोल कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट रिलेशन बताया था। मास ऑफ 1 पार्टिकल कितना होगा इसका? 4 यूनिफाइड, और यूनिफाइड की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम, या 1.67 इंटू में 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम। पूरी वैल्यू MKS में चली हुई है। तो अगर मैं एक पार्टिकल हीलियम का, यानी एक पार्टिकल हीलियम का निकालो या हीलियम 2+ का निकालो, इलेक्ट्रॉन को तो वैसे भी कंसीडर नहीं करना ना मैं, तो अगर मैं मास निकालना चाहूं बेटा जी, तो मेरे पास कितना आएगा? आप कहोगे 4 इंटू में 1.67 इंटू में 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्लीज समझिएगा, मास वो रखना है 4 इंटू में 1.67 इंटू 10⁻⁻27। आर दी हुई है 2K, मैंने बता दिया, फिजिक्स में आता है। Q1 2E का मतलब क्या होता है? हीलियम पार्टिकल पर टोटल चार्ज। Q2 का मतलब क्या हुआ? ये कुछ 9 1 नहीं है, Q है, मैं Q बनाता हूं, Q पर क्वीन है ना, वही तुम्हारी भी रानी होगी कोई। Q2 का मतलब होगा 29E, वैल्यू पुट करना, V निकालना, और फिर देखना कि तुम इस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इजी से ज्यादा इजी नहीं हो सकता, गारंटी दे रहा हूं मैं, और इससे ज्यादा टफ भी कुछ नहीं हो सकता। रदरफोर्ड में मैक्सिमम टफ लेवल अगर गया, चाहे IT एडवांस में गया, तो यह हो सकता है क्लोजेस्ट अप्रोच वाले, जो कि NCERT में नहीं है। जो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पता नहीं कहां से बाहर से क्वेश्चन आ गया, पता नहीं कैसे आ गया सर, ये क्वेश्चन ही तो बनेगा ही नहीं सर, हमें तो स्टेटमेंट याद थी सर, धोखा कर दिया सर हमारे साथ, तो NCERT वालों ने गजब की किताब बनाई। अरे उसको भी याद रखो, जो एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूं उसको भी याद रखो, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ भाई साहब, क्या बोला रे? नया क्वेश्चन आ गया है, क्या बोला इस बार? ये कहता है सर, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच of an alpha particle fired toward a nucleus with momentum p is r. What will be the distance of closest approach when the momentum of alpha particle is 2p? What is the relation between? प्लीज समझिए, क्या रिलेशन है बता देता हूं, आप क्या समझोगे यार, जरा देखिए, पहले आप समझिएगा क्या मैं बोलना चाहता हूं, कैसे बोलना चाहता हूं, पर देख लो एक बार, जरा देखो। मान लो मैंने एक केस लिया, फर्स्ट केस,
और क्लोजेस्ट अप्रोच को मैंने क्या मान लिया भाई, आर मान लिया। क्या मान लिया कि मैंने R1 को आर मान लिया, या आर उन्होंने दिया हुआ है। कब? जब मेरे पास मोमेंटम कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है। एक बोल रहा है कि ये केस 2 था, उसका आर निकालना है, उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच निकालनी है। यदि उसका मोमेंटम 2p दे रखा हो, इसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं मोमेंटम। और मैं आपको बताऊं, फिजिक्स वाले सर ने यूनिट एंड डायमेंशन में मोमेंटम का फॉर्मूला तो पढ़ाई दिया होगा ना, P = mv। अरे भाई बड़े नालायक हो। ठीक है, इधर देखो, तो मैंने क्या कर दिया, मोमेंटम इक्वल्स टू, इसका रिजल्ट 2p है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, मजाक कर रहा हूं भाई, सभी के अकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं कि तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मोमेंटम जो है P, वो बराबर किसके होता है, mv के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, वो mv के बराबर होता है। तो जरा देखो, जब मैं केस 1 की बात करूंगा और क्लोजेस्ट अप्रोच के पास पहुंचूंगा तो मेरे पास क्या होगा, बड़ा सिंपल है, डरना नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हें सच बताऊं तो भाई हम लिखेंगे एट क्लोजेस्ट पॉइंट, कि भाई वो पॉइंट जहां पर वो मैक्सिमम क्लोज जा सकता है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर किसकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी के। होगी कि नहीं होगी, आप कहोगे सर बिल्कुल होगी, कोई रोक ही नहीं सकता। तो जरा देखो, इधर मैं लिख रहा हूं 1/2 mv² बाय, इधर मैंने लिखा क्या, के, जो कि कांस्टेंट में लेता था, Q1 Q2 बाय R, ये ले लो सर। ठीक है, और इधर डिस्टेंस हमें R दे ही रखी है ऑलरेडी। अब मैंने क्या काम करा, जरा प्लीज समझिएगा, मैंने क्या काम करा भाई, इस वाली वैल्यू को m से ऊपर मल्टीप्लाई किया और m से नीचे डिवाइड कर दिया। कुछ फर्क तो नहीं पड़ा लेफ्ट हैंड साइड में? अच्छा, समझ में नहीं आया होगा क्योंकि तुम गधे हो ना, इधर समझा देता हूं। अगर मैं इन केस, मतलब फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं, जो कि मेरा पीछे से कंटिन्यू चल रहा था, फर्स्ट केस, मेरे पास क्या इक्वेशन थी, 1/2 mv² बराबर क्या था बेटा जी, K Q1 Q2 बाय R, यही था। और यही R उन्होंने डिस्टेंस दे रखी थी। मैं क्या कर रहा हूं बेटा जी, कि लेफ्ट हैंड साइड में मैंने m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड करा। क्या बेटा कोई फर्क पड़ेगा, बोलो, क्या इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे नहीं सर फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, फिर लिख दो 1/2 m जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, m का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो mv पूरे का स्क्वायर हो गया, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मास, इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R। ठीक है भाई, तो ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 1। अब जरा देखो आगे, मैंने आपको क्या बताया कि मोमेंटम किसके बराबर होता है, mv के बराबर होता है। तो मैंने इस वाले mv को ही तो रखा वहां पर P, और वो P दे भी रखा है। अब जरा देखो भाई, अगर मैं दूसरी इक्वेशन के लिए बात करूं तो दूसरी इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम वही बात बोलूंगा कि एट क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी 1/2। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 1/2। और यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी, बराबर हो गई पोटेंशियल एनर्जी के। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहां पर आएगा क्या, कि सर 1/2 mv² बराबर किसके आएगा, बोलो किसके आएगा, कि सर ये आएगा K Q1 Q2 बाय R के बराबर। मैं फिर से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दी m की और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया m से, तो यहां पर क्या बन जाएगा, 1/2 mv का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m। तो बराबर कितना हो जाएगा बेटा जी, K Q1 Q2 बाय R। याद करिए mv का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम। क्या लिखूंगा मैं यहां पर, 1/2 इंटू में जो भी मोमेंटम होगा सर वो लिख देना, उसको स्क्वायर कर देना, m से डिवाइड कर देना, बराबर K इंटू में Q1 Q2 बाय R। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? मैक्सिमम टफ लेवल ये होगा, आईआईटी एडवांस का लेवल बता रहा हूं मैं, और टफ नहीं है मैं बोल रहा हूं मैं, ये तो सिर्फ वो थोड़ा समझाने वाली बात है।
अब उसने बोला कि जो मोमेंटम है अल्फा पार्टिकल का दूसरे वाले केस में वो 2p है, पहले वाले में p था, तो पहले वाले मोमेंटम की जगह पर मैंने डायरेक्ट ही p रख दिया था, मतलब रखूंगा अब md को क्या रख दूंगा, मोमेंटम, यानी ये क्या बन जाएगा 1/2 p का स्क्वायर अपॉन में m इक्वल्स टू k q1 q2 बाय r इक्वेशन 1। अब जरा देखो 1/2 इसका जो मोमेंटम वो क्या रखा है 2p का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा 4p स्क्वायर अपॉन में m इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन में इसकी जो अप्रोच होगी क्लोजेस्ट अप्रोच उसको मैं कैसे मान लेता हूं, जरा देखो r से नहीं मानता हूं, उसको मैं मान लेता हूं r नोट से, ताकि आप लोगों को रिलेशन समझ में आ जाए। तो मैंने इसको r नोट मान लिया, इसको मैंने कहा इक्वेशन 2 है, इसको कहा मैंने इक्वेशन 2 है। अब देखो बेटा कसम पैदा करने वाले की केमिस्ट्री आईआईटी, ठीक है भाई, आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देना है। k से k कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, m से m कैंसिल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल दोनों केस में सेम ही मास रखेगा। जो भी रिलेशन r में और r नोट में आएगा तो आपको r नोट की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ r। ऑप्शन नंबर ए क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, सी हो सकता है, या फिर डी हो सकता है। फाइनल आंसर मैं नहीं निकालूंगा, फाइनल आंसर तो मैं तुमसे ही निकलवाऊंगा जबरदस्ती, चाहे कैसे भी करना पड़े मुझे। आज तुम्हें बेसिकली टफ लगे कुछ भी लगे करोगे तुम ही, ध्यान रखना मेरी बात, क्योंकि जब तुम्हारे पैन से खुद ये क्वेश्चन होंगे तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आएगा और खुद तुम्हें मजा आएगा कि सर नहीं अब हो रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 1986 आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, लिखा हुआ 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। उस टाइम पर क्या होता था, आईटी एडवांस ही होता था सर, मेंस नहीं थे। पूछा गया कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेड टू द कंक्लूजन दैट मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड। क्या मास और एनर्जी रिलेट करने वाले रदरफोर्ड बाबा थे, आइंस्टाइन बाबा थे, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। कतई गलत बात है, काटो इसको। फिर क्या बोला इसने, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूट्रॉन्स आर ब्यूरिड डीप इन द न्यूक्लियस, द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट विद मैटर कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, तुम बताओ। अरे तुम्हें समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर ही काटते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मतलब एक तरह से कंसर्न पार्ट है पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, तो वो कहां होगा, बाहर। वही चक्कर काटते हैं कहां पर, न्यूक्लियस के बाहर। वो अलग बात है कि वो बाद में गिर गए, उनको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये तो बात बोली थी ना कि बाहर चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बंदर, लाइक यू, ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। 1981 में एक और क्वेश्चन आया और इन्होंने बोला कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैज। क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि एटम के पास क्या है, बोलो। क्या उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया? अरे नहीं, इलेक्ट्रॉन का नाम तो जे थॉमसन ले गए, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने। जब मैंने प्रोटॉन वाला मतलब पहले वाला लेक्चर कराया था तो प्रोटॉन के बारे में बताया था। ठीक है, न्यूक्लियस या न्यूट्रॉन तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं, तुम बताओगे। इसका नाम है, इस क्वेश्चन का नाम क्या होगा भाई? इस क्वेश्चन का नाम लिख देता हूं मैं सरदार भगत सिंह। ठीक है, इस क्वेश्चन का नाम है सरदार भगत सिंह। करेक्ट चाहिए मेरे को आंसर इसका। अब मैं कुछ बताऊंगा नहीं भाई, आगे चलो मेरे बच्चों। क्या लिखा हुआ है यहां पर? When alpha particles are sent through a thin metal foil, most of them go straight through the foil because, देख लो 1984 IIT एडवांस PYQ भी है साथ, तुम ही करोगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन का नाम होगा मिस्टर का, तुम्हारे नाम पे रख दें, चलो रख दें डोंकी। मिस्टर डोंकी का आंसर भी तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें ही देना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। और बस आप लोगों अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है, और जो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर जरूर दीजिए।
जरूर लिखिए। इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और जब आप IIT जेईई का पेपर दोगे ना, याद करोगे कि मास्टर जी ने पढ़ाया था, वहीं से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।